हेलो दोस्तों। आज हम राजीव प्रकाशन के प्रश्नावली 1.4 के इस भाग में सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो मेरा प्रयास अब ये होगा कि मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाऊं। यदि प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2 पार्ट्स में वीडियोस को अपलोड करूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। क्योंकि ये जो राजीव प्रकाशन का बुक पढ़ा रहा हूँ वो लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या पहले से शुरू करते हैं। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त की जा सके, और अपरिमेय संख्याएं अनवसानी अनावर्ती संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हमने 1.3 एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है। उसका लिंक आप लोगों को आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से देखिएगा। तो इसका पहला प्रश्न है 2 - √5। तो यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ या घटाना करना हो हमें, तो हमेशा उत्तर क्या मिलता है, हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अब फिर अगला क्वेश्चन है 3 + √23 - √23। तो इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि आंसर क्या मिलता है। 3 + √23 है और -√23 है। यहाँ प्लस माइनस में है √23, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3। अब 3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q 0 के बराबर ना हो। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 2√7/7√7। अब यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का हम गुणा या भाग करें तो हमें उत्तर में या तो परिमेय संख्या मिलेगी या तो अपरिमेय संख्या, दोनों संख्याएं मिल सकती हैं हमें। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। 2√7/7√7 है, ऊपर भी √7 नीचे भी √7 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां मिलेगा हमें 2/7। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर नहीं है 0 के, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब अगला प्रश्न है 1/√2। अब इसे किसी भी प्रकार से हम हल नहीं कर सकते हैं। √2 का हम वर्गमूल निकाल लें, है ना। वर्गमूल निकाल के उसके बाद भाग दें तो ये हमें क्या एक मिलेगा, संख्या अनवसानी अनावर्ती मिलेगा, अर्थात ये अपरिमेय संख्या मिलेगी हमें। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं ऐसी संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का, इसके लिए एक वीडियो है मैंने बनाया हुआ है, तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। और 1.3 जो एक्सरसाइज है उसके भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है मैंने, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है 2π। तो पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, अब इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 3 में हम डिटेल में बात करेंगे कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों होती है। तो यदि पाई में हम किसी भी नंबर का गुणा करें तो हमेशा हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अच्छा, यहाँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज करके दिया हुआ है ना, जहां जहां ये लिखा होगा इसका मतलब है कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सरकारी बुक जो एनसीईआरटी का है वहां से लिए गए हैं, और जहां पर ये नहीं लिखा होगा वो राजीव प्रकाशन के खुद के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़िया हैं, जैसा कि अरिहंत प्रकाशन के बुक में है वैसे ही इसमें भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन है 3 + √3 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है 2 + √2। तो हमें करना क्या है, पहले पहले पद का गुणा पहले पद के साथ, फिर पहले पद का गुणा दूसरे पद के साथ करना है, फिर वही रिपीट करना है, दूसरे पद का गुणा पहले पद के साथ, फिर दूसरे पद का गुणा दूसरे पद के साथ। तो यही करते हैं। पहले चिन्हों का गुणा हम करते हैं, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो प्लस ही उतरेगा। 3 × 2 = 6, तो शुरुआत में तो हम प्लस लिखते नहीं है। फिर यहां प्लस है यहां प्लस है, तो प्लस ही उतरेगा। 3 का गुणा अगर करनी में 2 के साथ हुआ तो 3 करनी में 2 हो जाएगा। और फिर इसका इन दोनों के साथ हो गया। अब दूसरे पद का गुणा करते हैं, तो √3 का गुणा जब √2 में हो, सॉरी 2 में होगा, यहाँ प्लस है दोनों जगह तो प्लस उतार लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 2√3। अब फिर इसका गुणा इसके साथ करते हैं, यहाँ भी 2 है कुछ नहीं होता है तो यहाँ 2 हम मानते हैं। यदि ये बराबर है तो आपस में अंदर इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ प्लस पहले उतार लेते हैं, दोनों जगह प्लस है तो, और इनका गुणा 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो ये करनी में। अब इसे और सरल हम नहीं कर पाएंगे,
तो इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर। अब फिर अगला क्वेश्चन है 3 + √3 और फिर 3 - √3। अब ये एक सर्वसमीका होती है, आइडेंटिटी होती है। इसका फॉर्मूला होता है a+b एक ब्रैकेट में और a - b दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू क्या होता है a² - b²। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और √3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो 9 - 3 = 6। ये हो गया आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो ये सर्वसमीकरण एक होती है a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब 2ab को बीच में भी लिखा, आप देखते हैं, तो चाहे बीच में लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी सर्वसमीकरण की सहायता से इसे हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दूना। अब इसे और सरल करेंगे तो करनी में 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस करनी में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, करनी हट जाएगी, प्लस 2। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, करनी में 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 ना। अब यहाँ दो संख्याएं हैं तो 5 धन 2 7 हो जाएगा, 7 + 2√n। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट ऐसे ही सेम सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरह है, एक ब्रैकेट में है a - b और एक ब्रैकेट में है a+b। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा a² - b²। तो सेम वही यहां भी हो जाएगा, √5 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। वैसे और सरल करें हम तो करनी हट जाएगी, यहाँ 5 और यहाँ करनी हट जाएगी तो 2। तो 5 - 2 = 3। तो ये इसका उत्तर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई = c/d। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? अब हमें ये सबसे पहले तो देखिए पाई = c/d दिया है, तो हमें ये जानना है कि पाई की वैल्यू जो है वो किस प्रकार से निकलती है या पाई हमें कैसे प्राप्त हुआ। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ये प्रैक्टिकल आप लोग खुद से करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो आपको जरूरत पड़ेगी एक स्केल की, ठीक, नापने के लिए। उसके बाद दूसरी जरूरत पड़ेगी थ्रेड या एक धागे की, जिससे हम परिधि नाप सकें वृत्त की। जैसे धागे की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा है कंपास या गोलार्ध, जिसकी सहायता से हम वृत्त बनाएंगे। तो करेंगे क्या हम कि मान लीजिए मैंने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ठीक है, गोलार्ध की सहायता से। अब इसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब उसी की संगत में परिधि क्या हो जाएगा, उसी की संगत में बढ़ेगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर का मैंने एक वृत्त ले लिया है और यहां त्रिज्या कितना, रेडियस से हम डिनोट करते हैं उसे, त्रिज्या को स्मॉल r से, है ना। तो स्मॉल r से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया मेरा, सॉरी दोबारा से लिख देता हूं इसे। तो त्रिज्या जो हमने लिया है उसे डिनोट करते हैं r से और ये है 1 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास को हम डिनोट करते हैं d से, जो कि होता है डायमीटर और ये होता है रेडियस ना। तो डायमीटर, तो ये इसका दुगना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। पूरा मिला देंगे तो ये क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है ना। और फिर परिधि की बात करते हैं। परिधि को हम डिनोट करते हैं c से, इसे सर्कमफेरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। और इससे जब हम, सर्कमफेरेंस होता क्या है, मान लीजिए मैंने यहां से चलना शुरू किया, ये किनारा पकड़ के ऐसे ऐसे चलते हुए दोबारा यहीं पहुंच गया मैं, तो ये पूरा जो मैंने चक्कर लगाया है ये क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा वृत्त का। ठीक है, तो ये नापेंगे कैसे, इसके लिए हम धागे की सहायता से यहाँ एक सिरा रखेंगे, फिर ऐसे नापते हुए यहाँ तक लाएंगे, फिर इसी धागे को हम स्केल पे रख के नाप लेंगे कि कितनी नाप आ रही है। तो मान लीजिए ये आता है 6.28 समथिंग करके आता है। ठीक है, तो अब करना क्या है, हमें पाई जो मिलेगा, तो पाई की वैल्यू c/d,
इसी प्रकार से प्राप्त की गई थी। तो यहाँ 6.28/2 डिवाइड करेंगे 3.14, ये हमेशा यही नंबर आएगा। और हम ये सन्निकट मान हमने लिया है, जो नापा है धागे से, फिर पटरी पे रख के नाप लिया हमने, स्केल पे रख के नापा जो, तो 6.28 समथिंग आगे भी मिलेगा। तो ये जो डिवाइड करेंगे ना, तो ये अनवसानी अनावर्ती संख्या मिलेगी, अर्थात ये ना चलता रहेगा, डॉट 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 करके अनंत तक चलता रहेगा। तो ये हमेशा पाई की जो वैल्यू मिलती है हमें, वो क्या मिलती है, एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। ठीक है, तो यहां जो हम 22/7 लेते हैं ना, वो मान लिया गया है। क्यों? क्योंकि ये इसी के बराबर आता है, इसलिए मान लिया गया। ठीक है, तो इसीलिए पाई की वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलती है, अपरिमेय संख्या मिलती है। तो इसमें कोई भी अंतर विरोध है ही नहीं। हम इसे C/D के रूप में लिखते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पाई हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आप लोग खुद से करिएगा, आप लोग देखिएगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ 1 सेंटीमीटर लिया है, तो आप लोग 2 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, 3 सेंटीमीटर लेके देखिएगा, आपकी वैल्यू हमेशा यही आएगी, ये 3.14, और समथिंग आगे भी आता रहेगा। ठीक है, तो ये इसका उत्तर, और इसका उत्तर लिखना होगा तो आप लोगों को बुक में मिल जाएगा, बुक में उत्तर दिया हुआ है, सेम वही लिखना है आप लोगों को। ये समझाना था मुझे, तो मैंने समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा पर करनी में 9.3 को निरूपित कीजिए। तो लिखने वाला काम आप लोग खुद से करिएगा, तो मैं इसे सिर्फ समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन खींच लेना है। इसकी लंबाई कितनी होगी, 9.3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 9.3 इकाई लेना है, चाहे इंच में ले लीजिए चाहे सेंटीमीटर में ले लीजिए। इसका नाम दे दिया मैंने AB। फिर अगला जो काम करना है हमें, B से लेकर 1 सेंटीमीटर आगे फिर हमें C तक एक लाइन खींच लेना है। इसकी नाप कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, फिर हमें A से लेकर C तक का मध्य बिंदु जो होगा वो लेना है। मान लीजिए यहां मिलता है हमें, ये O ले लिया मैंने। ठीक, फिर O से लेकर C तक की त्रिज्या लेंगे कंपास की सहायता से या गुलाब की सहायता से। फिर एक यहां से जब मैं लेके, या तो O से C तक की त्रिज्या ले लूं या O से A तक की त्रिज्या ले लूं, लेकर एक हम अर्धवृत्त खींच लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, फिर अगला काम जो करना है, B से लंब डाल देंगे अर्धवृत्त पर। अब इसे नाम दे देता हूं D। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी वो 9.3 आएगी। ठीक, तो फिर नेक्स्ट काम क्या करना है, B से लेके D तक की त्रिज्या लेनी है कंपास की सहायता से। फिर एक चाप लगा देंगे हम, क्योंकि हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, तो इसलिए इस प्रकार से चाप लगाएंगे। तो इसे जब आगे बढ़ाएंगे हम, तो ये कहीं पर यहाँ प्रतिच्छेद करेगा। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं E। तो ये जो पॉइंट मिला है हमें, ये क्या है, 9.3, और यही हमें दर्शाना था। ठीक है, तो बस इतना काम करना है आप लोगों को। तो इसमें लिखना पड़ेगा, लिखने में क्या लिखेंगे, पहले 9.3 इकाई की एक रेखा AB खींचा, इसके बाद 1 सेंटीमीटर B से C तक बढ़ाकर उसका मध्य बिंदु O खींचा। ठीक है, O ले लिया, उसके बाद फिर अब O से लेके C तक का या O से A तक की त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींच लिया। फिर B से D पर लंब डाला। ठीक, फिर B से D तक का त्रिज्या लेकर उसके बाद हम फिर एक चाप लगा देंगे जो कि E पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगा। तो इस लाइन को जब आगे बढ़ाएंगे तो E पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 9.3, √9.3। तो बस यही लिखना होता है। तो इसका वैसे भी कोई काम नहीं है, एग्जाम वगैरह में आना नहीं है, बस समझाना था तो समझा दिया। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन के लिए अगर आप लोगों को उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर लिखने वाला, तो आप लोग बताइएगा, उसके लिए अलग से एक वीडियो फिर मैं बना के डाल दूंगा ना, कि करनी में जो दशमलव में संख्याएं होती हैं उन्हें किस प्रकार से हम निरूपित करते हैं, उसे किस प्रकार से लिखते हैं, तो लिखकर भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब 5वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। तो परिमेयीकरण हम क्यों करते हैं, जब भी हर जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है ना, तो उसे हमें परिमेय संख्या किसी भी प्रकार से बनाना होता है, तो इसलिए हम परिमेयीकरण करते हैं। ठीक है, भिन्नों का परिमेयीकरण करते हैं हम। तो यहाँ
दिया है 1/करनी में 7। तो क्या करेंगे हम, हमें इसे किसी भी प्रकार से परिमेय संख्या बनाना है, तो ठीक इसी नंबर का गुणा ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। ऊपर नीचे करने की वजह से ये संख्या तो वही रहेगी, इससे ये कट जाएगा तो 1/करनी में 7 ही रहेगा, लेकिन इसका परिमेयीकरण हो जाएगा। तो करनी में 7 का गुणा अगर करनी में 7 से किया तो ये करनी हट जाएगी, सिर्फ 7 हो जाएगा। और ऊपर किसी भी संख्या से अगर 1 का गुणा करते हैं तो संख्या वही हो जाती है। तो 7 करनी में 7/7 हो गया इसका उत्तर। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट है 1/√7 माइनस √6। अब क्या करना है हमें, ठीक इसका उल्टा साइन ले लेना है और संख्या यही रहेगा। तो इसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ करनी में 7 धन करनी में 6 हो जाएगा, और ऊपर भी इसी से गुणा करेंगे तो करनी में 7 प्लस करनी में 6। अब फिर ऐसे और सिंप्लीफाई करें हम, तो 1 के साथ अगर किसी भी संख्या का गुणा होता है तो वही संख्या आ जाती है, तो करनी में 7 प्लस करनी में 6 हो जाएगा। और नीचे एक फॉर्मूला बन गया, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b², अर्थात करनी में 7 का स्क्वायर माइनस करनी में 6 का स्क्वायर। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो करनी में 7 प्लस करनी में 6 बटा नीचे से करनी हट जाएगा ना, तो सिर्फ 7 और यहाँ करनी हटेगा तो सिर्फ 6। तो इसमें से 1 हटाएंगे तो 1 आएगा ना, लिख लेते हैं करनी में 7 प्लस करनी में 6/1। तो किसी भी संख्या से अगर 1 का भाग देते हैं तो संख्या वही आता है। तो हमें उत्तर मिल गया करनी में 7 धन करनी में 6। तो इसका परिमेयीकरण हो गया। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1/करनी में 5 धन करनी में 2। तो 1/करनी में 5 धन करनी में 2। अब ठीक इसका उल्टा साइन लेना है, तो करनी में 5 माइनस करनी में 2, और ऊपर भी इसी से गुणा करेंगे तो करनी में 5 माइनस करनी में 2। अब 1 के साथ किसी भी नंबर का गुणा हो तो वही नंबर आता है, तो करनी में 5 माइनस करनी में 2 ऊपर हो जाएगा, और नीचे एक फॉर्मूला मिल गया फिर से, a प्लस बी एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, करनी में 5 का स्क्वायर माइनस करनी में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू करनी में 5 माइनस करनी में 2 बटा ये करनी हट जाएगी तो 5 माइनस 2। फिर हमें क्या मिल गया, ऊपर करनी में 5 माइनस करनी में 2 और नीचे घटाया तो 5 माइनस 2 बराबर 3। ये हो गया उत्तर। ठीक है, देखिए हर का परिमेयीकरण हो गया ना, नीचे परिमेय संख्या आ गई, बस यही करना रहता है हमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/करनी में 7 माइनस 2। अब फिर वही काम करना है हमें, उल्टा साइन ले लेंगे तो करनी में 7 धन 2 हो जाएगा, फिर ऊपर भी इसी से गुणा करेंगे तो करनी में 7 धन 2। अब किसी भी संख्या से अगर 1 का गुणा करें तो संख्या वही आती है, और नीचे फॉर्मूला बन गया ना, a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, करनी में 7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग बराबर, अब करनी में 7 धन 2 ऊपर है और नीचे करनी हट जाएगा तो 7, और यहाँ 2 दूनी 4। और फिर और सिंप्लीफाई करेंगे तो करनी में 7 धन 2 बटा 4, 7 माइनस 4 बराबर 3। ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक में हर का परिमेयीकरण करके सरल कीजिए। अब इसमें भी हमें हर का परिमेयीकरण करना है, तो क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां दिया है करनी में 3 माइनस करनी में 2 बटा करनी में 3 धन करनी में 2। ऐसे सिंप्लीफाई करें तो सेम इसका ऊपर नीचे हमें गुणा कर लेना, तो करनी में 3 माइनस करनी में 2, इसका उल्टा साइन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो करनी में 3 माइनस करनी में 2 का ही करेंगे ना, नीचे भी उतना ही होगा। करनी में 3 धन करनी में 2 दिया है, ठीक, इसका उल्टा साइन लेंगे तो करनी में 3 माइनस करनी में 2। अब ऊपर सेम सेम साइन है ना, तो इसे लिख सकते हैं करनी में 3 माइनस करनी में 2 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी वाला है, तो करनी में 3 का स्क्वायर माइनस करनी में 2 का स्क्वायर। अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करें तो ये कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, यही होता है। तो यही करेंगे, तो करनी में 3 का वर्ग धन करनी में 2 का वर्ग ऋण दोनों के गुणनफल का दूना, इतना हो गया। और नीचे
करनी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा और करनी में 2 का वर्ग 2 हो जाएगा। अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो करनी में 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 धन करनी में 2 का वर्ग हो जाएगा 2 ऋण 2 और इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, जब कुछ नहीं होता है तो 2 ही मानते हैं, तो 3 दूना 6, तो करनी में 6 आ गया बटा यहाँ बचेगा 1। अब ऊपर वाला जुड़ जाएगा 3 धन 2 बराबर 5 माइनस 2 करनी में 6 और नीचे 1 है तो 1 लिखिए चाहे ना, तो यह इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सारे प्रश्न इसी प्रकार से सबको ऐसे ही हल करना है। तो ये दिया है 5 धन 2 करनी में 3 बटा 7 धन 4 करनी में 3। अब इसी का उल्टा ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहीं से कर लेते हैं। तो 7 ऋण 4 करनी में 3 का नीचे गुणा होगा तो ऊपर भी इसी से गुणा होगा, तो 7 ऋण 4 करनी में 3। अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो पहले पद का गुणा पहले पद के साथ, फिर पहले पद का गुणा दूसरे पद के साथ, ऐसे ही दूसरे पद का गुणा पहले पद के साथ और दूसरे पद का गुणा दूसरे पद के साथ करेंगे। चिन्हों का भी ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ धन है, यहाँ धन है, तो 5 सत्य 35, तो 35 आ गया। फिर 5 यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, तो ऋण हो जाएगा। 5 चौक 20, तो 20 करनी में 3, ये हो गया। अब फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, 7 दूनी 14, प्लस है तो प्लस उतार लेंगे ना, दोनों जगह यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो 7 दूनी 14 और करनी में 3 है तो करनी में 3। और फिर 2 चौक 8, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये माइनस में आएगा। 4 दूनी 8 और करनी में 3 का गुणा अगर करनी में 3 में हुआ तो करनी हट जाएगी, सिर्फ 3 बचेगा। और नीचे ये तो फॉर्मूला हो गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 7 का वर्ग ऋण 4 करनी में 3 का वर्ग, यही होगा। अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो 35, अब यहाँ 20 करनी में 3 है प्लस 14 करनी में 3 है, तो करनी में 3 बराबर है ना, तो घट जाएगा। देखिए प्लस माइनस है तो घटेगा, माइनस बड़े अंक के साथ है इसलिए 20 में से 14 गया तो 6 बचा, तो -6 बचेगा और करनी में 3 और 8 तिरिक 24 -24 बटा 7 सता 49 माइनस 4 चौक 16 और करनी में 3 का वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगी, सिर्फ 3 बचेगा बराबर। अब 35 में से 24 निकाला तो 11 बचेगा और ऋण 6 करनी में 3 है। और फिर यहाँ से 49 माइनस 48, अब फिर 11 माइनस 6 करनी में 3 बटा 1 हो जाएगा। अब 1 से किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो संख्या वही आती है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1 धन करनी में 2 बटा 3 माइनस 2 करनी में 2। तो सेम वैसे ही हल करना है, 1 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस 2 √2। अब इसी का उल्टा साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 प्लस 2 √2 ले लेंगे यहाँ पर और ऊपर भी इसी से गुणा करेंगे तो 3 प्लस 2 √2। ठीक, अब यहाँ भी वही करेंगे, पहले पद का गुणा पहले पद के साथ, फिर पहले पद का गुणा दूसरे पद के साथ, फिर क्रमशः वैसे ही। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 1 का गुणा 3 में हुआ तो 3 आ जाएगा। फिर 1 का गुणा 2 करनी में 2, तो धन 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 है ना, दोनों जगह प्लस प्लस है, तो वही सेम 2 √2 आ जाएगा। फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस प्लस में है तो प्लस 3 √2 हो जाएगा। फिर इसका गुणा यहाँ पर होगा, तो करनी में 2 का गुणा अगर करनी में 2 से हुआ तो करनी हट जाएगी, सिर्फ 2 बचेगा। पहले तो धन उतार लेते हैं, तो 2 तो पहले से ही है यहाँ पे और इन दोनों का आपस में गुणा होकर कितना हो गया, करनी हट गई, सिर्फ 2 बचा ना। अब ये तो फॉर्मूला है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग ऋण 2 करनी में 2 का वर्ग। अब ऊपर वाले को और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3, यहाँ देखिए 2 करनी में 2 है और यहाँ 3 करनी में 2 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो 3 धन 5 करनी में 2 हो जाएगा ये और प्लस 4 बटा 3 तिरका 9 माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 गुणे करनी में 2 का वर्ग किया तो करनी हट जाएगी, सिर्फ 2 बचेगा। अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं
तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, जुड़ जाएगा 7 धन 5 करनी में 2, है ना। देखिए ये आपस में नहीं जुड़ेगा, ये कभी गलती से मत करिएगा, क्योंकि इसके साथ करनी मतलब गुणे के रूप में है ना, तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे। और यहाँ 9 माइनस 8 और फिर 7 धन 5 करनी में 2 बटा 1, एक से किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वही संख्या आएगी। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 7 प्लस 5√2। तो बस इतना ही सिंपल होता है। बस ध्यान ये देना होता है आप लोगों को कि प्लस माइनस में कहीं गलती ना हो जाए, वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में निम्नलिखित प्रत्येक में परिमेय संख्याओं के a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत सिंपल है। करना क्या है, हमें पहले हम बाएं पक्ष का परिमेयीकरण करते हैं। ठीक है, तो बाएं पक्ष से जो उत्तर आता है उसे हम दाएं पक्ष से कंपेयर कर लेते हैं या तुलना करके उत्तर लिख लेते हैं। तो यही लिखेंगे हम, बाएं पक्ष का परिमेयीकरण करने पर। तो बायां पक्ष जो दिया है वो है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब इसी का सेम उल्टा साइन लेंगे, तो √3 - 1 से यहाँ गुणा हो जाएगा, सेम ऐसे ही √3 - 1 से ऊपर भी गुणा हो जाएगा। तो यहाँ दो ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं अपॉन यहाँ क्या मिल रहा है, एक ब्रैकेट में a + b है और दूसरे ब्रैकेट में a - b है, तो इसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ ये तो एक सरल समीकरण है ना, a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग ऋण दोनों के गुणनफल का दूना, यही होता है, बटा यहाँ √3 का स्क्वायर किया तो 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। इसे और सिंप्लीफाई करें तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस 2 √3 आएगा यहाँ पर ना, 2√3 इतना आ गया और यहाँ घटाएंगे तो 2। अब फिर इसे और सिंप्लीफाई करें हम तो 3 धन 1 4 हो जाएगा, 4 ऋण 2 करनी में 3 बटा नीचे 2 दिया हुआ है। अब ऊपर से कॉमन निकल रहा है 2, तो 2 निकाल लेते हैं कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, 2 ऋण करनी में 3, यही बचेगा बटा 2। 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं तो मिला कितना, 2 - √3। अब देखिए इससे कंपेयर हमें करना है। ठीक है, तो अब दाएं पक्ष से तुलना करने पर, अब दाएं पक्ष से तुलना करने पर, अब देखिए a की जगह यहाँ a - b √3 दिया है, यहाँ 2 - √3 दिया है, तो a की जगह क्या मिल रहा है हमें, 2, और b की जगह इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पर है ना गुणे के रूप में, तो b की जगह क्या मिल रहा है, 1। तो ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, अब बस ऐसे ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी है शायद, तो सेम हमें कंपेयर करके बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष का परिमेयीकरण कर लेते हैं। तो बाएं पक्ष का परिमेयीकरण करने पर, बाएं पक्ष का परिमेयीकरण करने पर, तो 4 + √2 अपॉन 2 + √2। अब इसी का ऊपर नीचे सेम उल्टा साइन लेके ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो 2 - √2 का नीचे गुणा होगा तो ऊपर भी 2 - √2 का गुणा हो जाएगा। अब इससे सिंप्लीफाई करें तो वैसे ही पहले पद का गुणा पहले पद के साथ, फिर पहले पद का गुणा दूसरे पद के साथ, तो यहाँ भी धन यहाँ भी धन, 4 दूनी 8 आ गया, यहाँ धन यहाँ ऋण -4√2 हो गया, यहाँ धन यहाँ धन, तो धन ही उतरेगा और 2√2 आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस, और √2 का अगर √2 में मल्टीप्लाई हुआ तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा बटा ये हमारा सरसम का है ना, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा, √2 का स्क्वायर बराबर। अब 8 में से 2 निकाल देंगे ना, प्लस माइनस तो घटेगा, तो यहाँ आ जाएगा 6
और यहाँ -4 में से अगर 2 निकालेंगे, √2 बराबर है ना, तो -4 में से अगर 2 निकाला तो -2 √2 बचेगा, बटा 2 का वर्ग होता है 4, √2 का अगर स्क्वायर किया तो सिर्फ √2 बचेगा। अब फिर और हल किया, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम, 2 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचेगा 3 माइनस करनी में 2 बटा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 से 2 को कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ कितना मिल गया 3 माइनस √2, यही मिला। अब फिर क्या करेंगे हम, इसका दाएं पक्ष से तुलना कर लेते हैं। अब दाएं पक्ष से तुलना करने पर तो अब देखिए a की जगह क्या दिया है 3, तो a इज इक्वल टू 3, और √b तो √2 दिया है ना b की जगह, तो रूट से तो हमें मतलब नहीं है, सिर्फ b की वैल्यू बतानी है, तो क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 2। ठीक, तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 8वां प्रश्न है √3 माइनस √5 एक ब्रैकेट में है, और √5 प्लस √3 अपॉन 7 माइनस 2 √5, तो इसे सिंप्लीफाई करना है हमें। तो क्वेश्चन दिया है, सॉरी, क्वेश्चन दिया है √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 अपॉन 7 माइनस 2 √5। पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करके फिर परिमीकरण कर देते हैं। तो ऊपर वाले को सिंप्लीफाई जब करेंगे हम, तो पहले पद का गुणा पहले पद के साथ, फिर पहले पद का गुणा दूसरे पद के साथ, इसी प्रकार से करेंगे। तो करनी में 3 का गुणा करनी में 5 से होगा, तो कितना आ जाएगा करनी में 15, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है ना, तो आपस में गुणा हो जाएगा। फिर करनी में 3 का गुणा अगर करनी में 3 से होगा, धन धन है तो धन ही उतरेगा, और करनी में 3 का गुणा अगर करनी में 3 से हुआ तो करनी हट जाएगी, सिर्फ 3 बचेगा। फिर यहाँ ऋण है यहाँ धन है ना, तो ऋण ही आएगा। और करनी में 5 का गुणा अगर करनी में 5 से हुआ तो कितना आएगा, करनी हट जाएगी, फिर सिर्फ 5 बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ ऋण है और यहाँ धन है, तो ऋण आएगा। और करनी में 5 का गुणा करनी में 3 से हुआ तो करनी में 15 बटा 7 माइनस 2 करनी में 5। अब फिर यहाँ धन में है और यहाँ ऋण में है, इससे ये कैंसिल हो गया, और 3 में से अगर 5 निकाला तो कितना आएगा -2 आएगा, तो -2 अपॉन 7 माइनस 2 √5। अब इसका हम क्या करेंगे, परिमीकरण कर लेते हैं। ठीक है, इतना सिंप्लीफाई हो गया, तो परिमीकरण यहीं से शुरू कर देते हैं। तो इसका जस्ट उल्टा लेना है हमें, तो यहाँ भी 7 प्लस 2 √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर भी 7 प्लस 2 √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर देखिए, ऊपर हम गुणा कर लेते हैं, तो -2 का अगर इसमें गुणा किया तो -14 आएगा, और -2 का अगर प्लस 2 √5 में गुणा करेंगे तो -4 √5 हो जाएगा ना। और नीचे तो सर्वसंख्या बन गई, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 7 का स्क्वायर -2 √5 का स्क्वायर ये आएगा। इसे और सिंप्लीफाई हम करें तो -14 माइनस 4 √5 अपॉन 7 सता 49 माइनस 2 का वर्ग किया तो 4 गुणित √5 का अगर मैंने स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, बराबर है। तो -14 माइनस 4 √5 अपॉन 49 माइनस 20, तो -14 माइनस 4 √5, 49 में से 20 निकला तो 29, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो बस इतना ही सिंप्लीफाई करना था। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि करनी में 2 बराबर 1.4142 हो, तब करनी में फिर करनी के अंदर है 2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। तो ये प्रश्न जो दिया है इसे हम नोट कर लेते हैं। एक तो बड़ा करनी दिया है, फिर उसके अंदर है करनी में 2 माइनस 1 बटा करनी में 2 प्लस 1, इस प्रकार से।
ठीक है, तो यहाँ करना क्या है हमें, सिंपली इसका सबसे पहले हम परिमेयीकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो परिमेयीकरण करेंगे तो ठीक इसका उल्टा लेना है ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा, ऊपर भी √2 - 1 का मल्टीप्लाई होगा ना, और नीचे भी सेम नंबर, तो √2 - 1 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, सेम साइन के साथ है, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, ये सब सम का है, तो ये करनी में 2 का वर्ग -1 का वर्ग, इतना आ गया। अब देखिए √2 का यहाँ मान दिया हुआ है ना, तो इससे हम सीधे रख देते हैं यहाँ पे मान। ठीक, तो ऊपर मान अगर रखेंगे हम, तो पहले तो रूट लगा लेते हैं, तो करनी में 2 का मान रख लेते हैं, तो 1.4142 -1 का होल स्क्वायर, यही होगा बेटा। यहाँ इसका अगर स्क्वायर किया तो 2 आएगा, रूट हट जाएगा -1, फिर यहाँ इसे घटा लेंगे आप अंदर, तो ये घटाने पे आ जाएगा हमारा 0.4142 का होल स्क्वायर, यही दिया है रूट के अंदर, बटा 2 - 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो एक से किसी भी संख्या का भाग दें तो नंबर तो वही रहता है ना, तो यहाँ रूट में क्या आ जाएगा हमारा 0.4142 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये होल स्क्वायर अर्थात ये 2 बार है ना, तो यहाँ भी कुछ नहीं है, तो 2 मतलब 2 का जोड़ा बाहर आएगा, बाहर आके एक बार हो जाएगा, तो ये रूट से बाहर निकल के कितना हो जाएगा 0.4142, तो ये हो गया इसका उत्तर। तो बस यही है। अब चलिए अब अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 1/3 माइनस करनी में 8 माइनस 1 बटा करनी में 8 माइनस करनी में 7 प्लस 1 बटा करनी में 7 माइनस करनी में 6 माइनस 1 बटा करनी में 6 माइनस करनी में 5 और प्लस 1 बटा करनी में 5 माइनस करनी में 2 बराबर 5। यहाँ हमें क्या करना है, बाएं पक्ष का हम परिमेयीकरण कर लेंगे, देखते हैं दाएं पक्ष आता है कि नहीं, तो बस यही प्रूव करना है, तो सिद्ध हो जाएगा। तो यही करेंगे बाएं पक्ष का परिमेयीकरण करने पर, बाएं पक्ष का परिमेयीकरण करने पर, अब परिमेयीकरण सबका करेंगे तो 1/3 करनी में, सॉरी माइनस दिया है तो माइनस लिखना भूल गया मैं, तो 3 - √8, पहले क्वेश्चन उतार लेता हूँ सही से, 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 फिर माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2। ठीक है, यही बायां पक्ष है। अब इसका परिमेयीकरण कर लेंगे तो 1/3 माइनस √8, तो सेम इसका उल्टा साइन लेना है, तो 3 प्लस √8, नीचे भी मल्टीप्लाई होगा और ऊपर भी, सॉरी 3 प्लस √8 का ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया ना, फिर माइनस 1/√8 माइनस √7, तो इसका उल्टा साइन लेंगे तो √8 प्लस √7 का नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी सेम इसी से करेंगे, तो √8 प्लस √7 फिर प्लस 1/√7 माइनस √6 है, तो इसका उल्टा साइन लेंगे तो √7 प्लस √6 हो जाएगा, ऐसे भी ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, अब यहाँ भी ऊपर क्या करेंगे, √7 प्लस √6 कर लेंगे, फिर माइनस 1/√6 माइनस √5, इसका उल्टा साइन लेंगे तो √6 प्लस √5 आएगा, तो सेम ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई कर लेना है, √6 प्लस √5। अब फिर एक लास्ट बचा तो इसे नीचे कर लेता हूं मैं, प्लस 1/√5 माइनस 2 है, तो उल्टा साइन लेंगे तो √5 प्लस 2
अब ऊपर भी √5 + 2। अब इसे और सरल करते हैं, तो एक से किसी भी नंबर का गुणा हो तो नंबर सेम रहता है, 3 + √8 आ जाएगा अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, तो 3 का वर्ग माइनस √8 का वर्ग, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया, सेम ऊपर भी √8 + √7। अब यहाँ माइनस है इसलिए इसे ब्रैकेट में लिख के चलते हैं, बटा ये भी वही सेम फॉर्मूला है, √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लिख लिया, यहाँ सेम एक से गुणा होगा तो सेम नंबर आ जाएगा, √7 + √6 अपॉन, और नीचे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, फिर माइनस ब्रैकेट में लिख लेते हैं ऐसे, यहाँ सबको ब्रैकेट में ही लिखिए, तो यहाँ √6 + √5, 1 से गुणा होगा तो सेम नंबर अपॉन √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर ना। अब लास्ट वाला बचा, प्लस है तो प्लस लिखा, यहाँ मिलेगा हमें √5 + 2 अपॉन, ये वाला कर रहा हूँ ना, और यहाँ आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस रूट नहीं है सॉरी, सिर्फ 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 2 का स्क्वायर। अब इसे नेक्स्ट पेज में करता हूँ, √8 + √7 का, इसे ब्रैकेट में रखते हैं बटा, और नीचे हमें मिला था करनी में 8 माइनस करनी में 7, तो करनी में 8 का वर्ग करेंगे तो 8, और करनी में 7 का वर्ग करेंगे तो 7, फिर हमें मिला था प्लस करनी में 7 धन करनी में 6, ऐसे भी चलिए ब्रैकेट में ही रखते हैं, और नीचे भी करनी में 7 का वर्ग किया तो 7 माइनस करनी में 6 का वर्ग किया तो 6, फिर माइनस मिला था करनी में 6 धन करनी में 5, ऐसे भी ब्रैकेट में रख लेते हैं, और नीचे करनी में 6 का वर्ग करेंगे तो 6 माइनस करनी में 5 का वर्ग किया तो 5, फिर मिला था प्लस करनी में 5 धन 2, और नीचे करनी में 5 का वर्ग किया तो 5 ऋण करनी सॉरी 2 का वर्ग किया तो 4, इतना ही आएगा। फिर और सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो यहाँ एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक ना, तो 3 धन करनी में 8/1 माइनस करनी में 8 करनी में 7/1 धन करनी में 7 प्लस करनी में 6/1, सब जगह एक ही आएगा, माइनस करनी में 6 धन करनी में 5/1 धन करनी में 5 धन 2/1 ना, 5 में से 4 गया तो 1। अब हम एक से किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो संख्या वही रहता है, तो हम ब्रैकेट खोल लेते हैं सबका, तो 3 + √8 यहाँ आ जाएगा, ऋण की वजह से ये ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 8, और धन भी क्या हो जाएगा, अंदर वाला ऋण हो जाएगा, ऋण 7, यहाँ धन करना प्लस और माइनस में दिया है, देखिए करनी में 8 करनी में 8 प्लस माइनस में है, इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में ये भी है, इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में ये भी है, इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में ये भी है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या हमारा 3 और 2, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 5, ये क्या आ गया दाएं 5, है ना, यही हमें दर्शाना था, तो ये दर्शा दिया हमने सिद्धम। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग बता सकते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए अलग से अपलोड कर दूंगा, तो और अगर कोई सजेशन भी हो तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हर क्वेश्चन, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर से करिए और शेयर भी जरूर से करिए। टेक केयर, बाय बाय।